उषा और मानव रहमान प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन वर्कशॉप डे 4 सेशन 1 व्हाट इज थर्ड वेव। स्पीकर डॉक्टर अजय यादव। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर अजय यादव आज आप लोगों के बीच में कोविड-19 के बारे में चर्चा करने आया हूँ। कोविड-19 कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है। पहले भी कोरोना फैमिली के वायरस आते थे, हर साल आते थे, पिछले साल भी आए, इस साल भी आए और आगे आते रहेंगे। लेकिन इसी बार ये इतना जानलेवा और घातक क्यों हुआ जिससे ये महामारी का रूप लिया, इसी के बारे में जब मैंने जानना चाहा तो मुझे ऐसे फैक्टर की तलाश थी जो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है। और वो फैक्टर जब मेरे को मिला तो वो पॉल्यूशन के रूप में मिला कि पॉल्यूशन ही एक ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड को एक साथ इफेक्ट डाल रहा था। जब मैंने पॉल्यूशन की डीप स्टडी की तो पता लगा कि हर साल पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है और हर साल लाखों डेथ पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। और पिछले साल भी 19 लाख लोगों की डेथ सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से ही हुई। अब पॉल्यूशन के बारे में जब डीप स्टडी की तो पता लगा कि पॉल्यूशन में विद्यमान जो गैसेज हैं, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ओजोन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या PM 2.5 के छोटे छोटे कण हो जो कि कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, निकिल, कैडमियम, इनके छोटे छोटे जो माइन्यूट कण होते हैं वो भी पॉल्यूशन में विद्यमान होते हैं। तो पॉल्यूशन में विद्यमान गैसेज और PM 2.5 की पैथोलॉजी कोविड-19 से की पैथोलॉजी के समतुल्य मिली। अब इस समतुल्य मिलने से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो पॉल्यूशन है, कहीं पॉल्यूशन ही तो इसको एक पाथ नहीं दे रहा। जिस तरीके से ग्रामीण इलाके में एक खेत से दूसरे खेत पे अपन जाते हैं और हजारों लोग उस पगडंडी पे जाते हैं, उस पाथ पे जाते हैं, तो अजनबी कभी भी आता है तो उस पगडंडी का सहारा लेता है और वो दूसरे खेत पे पहुंच जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉल्यूशन ने वो पाथ तैयार कर दिया जो नेजल से लेकर और रेस्पिरेटरी ट्रैक तक उस पाथ को बनाया, जिसकी वजह से कोविड-19 अब जो पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही रहता था और 3 दिन में वायरस कोरोना जो वायरल आता था वो 3 दिन में खत्म हो जाता था, क्योंकि बॉडी एक आता, फीवर आता, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक उसका इंपैक्ट आता था। लेकिन अब वो डीप लंग्स तक गया, हार्ट को भी डैमेज कर रहा है। तो इसका मतलब वो पाथ के द्वारा, क्योंकि सेम पैथोलॉजी है, इंजरी करने की जो क्रिया है वो वही है, तो इसलिए ये कोविड जो वायरस है वो डेप्थ तक गया और महामारी का रूप ले लिया। मैं यहीं नहीं रुका, उसके बाद मैंने इसकी सेल बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ा कि क्या कारण है कि यह अंदर सेल्स में भी इतना डैमेज कर रहा है। जब मैंने सेल पैथोलॉजी के बारे में पढ़ा तो मैंने जाना कि PM 2.5 जो कि माइन्यूट कण होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत कॉपर, निकिल, फेरस, जिंक और डीजल्स के इंजन से निकलने वाले धुएं में भी और जितने भी जो वाटर प्लांट हैं इनके अंदर ये चीज़ें निकलती हैं। जब हम इनको इनहेल करते हैं तो ये हमारी इंजरी करती हैं। अब इंजरी कैसे करती हैं? सबसे पहले तो ये PM 2.5 हमारी सेल्स में जाता है। सेल्स में जब जाता है तो ये हमारी सेल वॉल को, जो लंग्स की सेल वॉल है उसकी सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है। और ऑक्सीडाइज में मेन जो रोल अदा करते हैं वो वाटर सॉल्युबल जो PM 2.5 हैं वो अदा करते हैं। ये 2 चीज़ें बनाते हैं, पहला हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो OH- यानी हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन में विद्यमान लिपिड है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। उस ऑक्सीडाइज की वजह से सेल डैमेज होने लगती है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण कि ये यहीं हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल नहीं रुकते, ये डीएनए में, न्यूक्लियस में जाकर डीएनए को भी डैमेज करते हैं, डीएनए को भी ऑक्सीडाइज करते हैं। डीएनए को ऑक्सीडाइज ही नहीं करते, डैमेज ही नहीं करते, ये डीएनए को डैमेज को वापस रिपेयर में भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। तीसरा, जो डीएनए डैमेज हो गए उनसे जो फिलामेंट बने, उन फिलामेंट को रेप्लिकेशन में भी ये सहायक होते हैं। कौन? PM 2.5 जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनाते हैं, ये इसको रेप्लिकेशन में भी सहायक होते हैं। इस तरीके से ये पहले सेल को डैमेज किया, सेकंड डीएनए को भी डैमेज किया, उसके रिपेयर में भी बाधा पैदा की। और जब रिपेयर नहीं होते डीएनए निश्चित समय में तो वो डीएनए कार्सिनोजेनेसिस और म्यूटेजेनेसिस इफेक्ट देने लग जाते हैं। तीसरा, जो PM 2.5 है इसकी वजह से जो लिपिड सेल्स ऑक्सीडाइज होती है, सेल्स की, लंग सेल्स की, तो उससे कैल्शियम लेवल हमारा बॉडी का बढ़ जाता है। और जो कैल्शियम लेवल बढ़ने की वजह से कई इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन सेल्स में होते हैं जिसकी वजह से सेल डैमेज होती है, क्योंकि कैल्शियम ही एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेल्स का, जो कि सेल्स की पैथोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी
को मेंटेन करता है, और जब कैल्शियम हाई हो जाता है तो सेल डैमेज होने लगती है। चौथा फैक्टर जो मेरे सामने आया वो ये था कि जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन जब हम PM2.5 को इनहेल करते हैं, छोटे छोटे कण जब इनहेल करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंजरी होती है। उस इंजरी से कई डेब्रीज सेल्स बनती हैं, डेड सेल्स बनती हैं, और वो डेड सेल्स और डेब्रीज को ख़त्म करने के लिए हमारा बॉडी का सेल्फ या इम्यून सिस्टम क्या साइटोकाइनिन सिक्रेट होता है, और वो साइटोकाइनिन को सिक्रेट करती है, और साइटोकाइनिन की वजह से वो डेब्रीज और जो डेड सेल्स हैं उनको हटाने का कार्य होता है। ये तो हो गया साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन जब इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाए, सपोज करो PM2.5 बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया, या हम ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा ऐसे कण है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत ज़्यादा इंजरी होगी। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत ज़्यादा इंजरी होगी तो साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होगा। जब साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा सिक्रेट होगा तो साइटोकाइनिन स्ट्रॉम की कंडीशन बनेगी, और ये साइटोकाइनिन स्ट्रॉम ही हमारे इस सेल्स को डैमेज करता है, और इसकी वजह से कई वेसल्स और आर्टरी भी रैप्चर हो जाती हैं जो लंग्स में रहती हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। और उन वेसल्स और आर्टरी के रैप्चर की वजह से जो सेल डेब्रीज हुई हैं या PM2.5 के जो छोटे छोटे कण हैं वो उन वेसल्स और आर्टरी के थ्रू एम्बोलिज्म बनाती हैं, और वो एम्बोलिज्म जिस भी ऑर्गन पर जाता है उस ऑर्गन को डैमेज करता है। अगर लंग्स वाली आर्टरी और वेन्स में अगर वो एम्बोलिज्म चली गया तो लंग्स को डैमेज करेगा, और अगर लीवर वाली में चली गया तो लीवर को डैमेज करेगा, किडनी में चली गया तो किडनी को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो इस तरीके से पॉल्यूशन मल्टी फेलियर के लिए भी कारण बनता है। और ये जो पैथोलॉजी मैंने बनाई वो PM2.5 की बताई है, और PM2.5 की जो पैथोलॉजी है ऐसी की ऐसी, अगर PM2.5 को हटा दिया जाए और इसकी जगह अगर COVID-19 लिख दिया जाए तो उसकी भी पैथोलॉजी सेम ही है, अप टू सेम है कि वो भी, इसमें भी ऐसा साइटोकाइनिन स्ट्रॉम होता है, और COVID-19 के अंदर भी जो इफेक्ट आते हैं सेल्स पे वो ऐसे ही आते हैं, और वो भी मल्टीफिलर करता है। तो यहाँ मेरे को ये लगा कि पॉल्यूशन ही हो या ना हो, जानलेवा बना रहा है वो पॉल्यूशन ही है। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि पॉल्यूशन की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी डिक्रीज होती है। कैसे इम्यूनिटी डिक्रीज होती है? जब पॉल्यूशन बहुत लेवल बढ़ जाता है, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, कार्बन फ्लोरोक्लोरोकार्बन हो, और जितना भी पॉल्यूशन है ये ट्राइचुरेशन के थ्रू आगे जब वायुमंडल में जाता है सतह पर, तो लास्ट में क्लोरीन और ब्रोमीन दो गैस बनती है, और ये क्लोरीन और ब्रोमियम जो दो गैसेज हैं ये ओजोन को डिप्लीशन में सहायक होती हैं। और आपको सुन के अगर ताज्जुब होगा कि एक अणु क्लोरीन का और एक अणु ब्रोमियम का 1 लाख ओजोन अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है, तोड़ता है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है। और ओजोन डिप्लीशन की वजह से ही जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो क्या होती हैं? पृथ्वी पर आती हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज एक मेन कारण होता है आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज करने के अंदर। और दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेज म्यूटेशन में भी बहुत सहायक होता है, वायरस के म्यूटेशन में भी इसकी अहम भूमिका होती है। तो इससे दो बातें सिद्ध हो गई कि पॉल्यूशन एक तो डायरेक्ट सेम पैथोलॉजी की वजह से, पॉल्यूशन में विद्यमान गैसेज और PM2.5 की पैथोलॉजी COVID-19 की पैथोलॉजी के समतुल्य है। तो इससे COVID-19 को एक पाथ मिला और वो जानलेवा बना और अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक गया। दूसरा, जो इम्यूनिटी है उसको भी पॉल्यूशन ने डिक्रीज किया इनडायरेक्ट रूप से। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई, और जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई तो COVID-19 का एंटर हुआ। और देखा भी ये गया है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको COVID-19 से इफेक्ट हुए लेकिन वो जल्दी रिकवर हो गए, और जिनकी इम्यूनिटी कम थी वो ज़्यादा ग्रसित हुए। तो इस तरीके से पॉल्यूशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉल्यूशन की वजह से पहली लहर कोविड की लहर आई और सेकंड लहर आई, अब तीसरी लहर की भी जो बातें चल रही हैं इसमें भी इम्यूनिटी का मेन रोल है। हमें सिर्फ COVID-19 एक सिंपल से वायरस पे इतनी वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी जो लग रही है, सब बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, और COVID-19 से हमें निजात भी बाय चांस मिल जाती है, वैक्सीन इफेक्टिव भी हो जाती है, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा कोई नया वायरस नहीं आएगा, क्योंकि वायरस तो 3 लाख स्पीसीज हैं, एक गया दूसरा आएगा तीसरा आएगा। तो हमें इसके परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ
देखना है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। अगर पॉल्यूशन इतना भी कंट्रोल हो जाए कि ये वापस जो कोविड-19 है, पहले भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता था। जो पॉल्यूशन अगर बढ़ता है तो पॉल्यूशन में जो गैसेज हैं क्या होती हैं, SO2, NO2, CO2 और PM2.5 और अमोनियम, CFC और ओजोन। अब ये जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन क्या करता है, एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके और ब्रोमीन और क्लोरीन बनाता है, और ये ब्रोमीन और क्लोरीन स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचती हैं और वहां से ये ओजोन को डिप्लीट करती हैं, और एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखती हैं। जब ये ओजोन को तोड़ती हैं तो उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आती हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज मेन कॉज होता है हमारी इम्यून को सप्रेस करने का, तो इससे हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेज वायरस म्यूटेशन में भी सहायक है, जैसा कि अभी देखा गया है कि वायरस बार बार म्यूटेट हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट बहुत आ रही है और वे म्यूटेशन में भी सहायक हो रही है। अगर पॉल्यूशन में इसको इनहेल करते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर हमने इनहेल किया, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो माइल्ड सिम्टम आते हैं, और तो बहुत ज़्यादा किया तो थोड़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर डेप्थ अपन ने किया है तो ये लोअर रेस्पिरेटरी लंग्स तक पहुँचेगी। तो जिस तरीके से इसमें भी बॉडी में साइटोकाइनिन सिक्रेट होगा, साइटोकाइनिन स्ट्रॉम बनेगा, डिसफंक्शन होगा, तो ये जो पैथोलॉजी है ये दोनों की सेम है, जिसकी वजह से कोविड बहुत ज़्यादा जानलेवा हो रहा है। 2 शब्द ही बस ये बताना चाहता हूँ लास्ट, कि पॉल्यूशन में विद्यमान जो गैसेज हैं, पॉल्यूशन में विद्यमान PM2.5 है, उनकी पैथोलॉजी और कोविड-19 की पैथोलॉजी सेम है, जो कि कोविड-19 को जानलेवा बना रही है। दूसरा, पॉल्यूशन की वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है, और ओजोन डिप्लीशन की वजह से अल्ट्रावायलेट नीचे आ रही है, जिनकी वजह से हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो रहा है और इम्यून सप्रेशन हो रहा है, और दूसरा वायरस भी म्यूटेट हो रहा है। तो इन दोनों ही कारण की वजह से ये कोविड-19 बहुत जानलेवा हो रहा है। अगर हमें इससे निजात दिलानी है परमानेंट, अगर हम इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहेंगे तो हम पॉल्यूशन पे काम करें, ना कि एक छोटे वायरस पे काम करें। वायरस को ज़रूर हमें वैक्सीन से 100% है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, और इसी वैक्सीन से शायद कोविड-19 ख़त्म भी हो जाए, लेकिन दूसरे जो वायरस हैं वो दोबारा एक के बाद एक आते रहेंगे अगर पॉल्यूशन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इसकी और पॉल्यूशन की एक पैथोलॉजी है और दोनों ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करता है। तो अंत में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पॉल्यूशन ही रेस्पॉन्सिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वायरस इफेक्ट नहीं डाल रहा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्यों एक ही वायरस को ही ब्लेम करो, क्यों वायरस की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। वायरस को हर एक चीज़ चाहिए, फेवरल कंडीशन चाहिए ग्रो होने के लिए। वो फेवरल कंडीशन कौन दे रहा है? पॉल्यूशन दे रहा है, जिसकी वजह से ये आतंक। धन्यवाद। सेशन 2 हाई ऑक्सीजन, स्पीकर प्रदीप बोरट। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ऊषा और मानव निर्माण ये 2 NGO हैं जो एक अभिनव प्रयोग लेके आप लोगों के सामने हैं, जिसमें ये बताया गया कि हेल्थ अवेयरनेस क्या है, इसकी एक जनरल जानकारी। और हेल्थ अवेयरनेस में ख़ास तौर से जो कोविड का जो पीरियड अभी चला था और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सब अभी तीसरी लहर फिर कभी भी आ सकती है, कोविड की जानकारी के साथ साथ में ये कि कोविड क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में कोविड का किस तरह से इलाज होता है, किन तरह की दवाइयाँ दी जाती है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, उनके बारे में एक आम आदमी को किस तरह से समझना चाहिए, उसकी जानकारी देने की हमने कोशिश की है। इसी तरह से जो अल्टरनेटिव पैथीज़ हैं, क्योंकि ऊषा और मानव निर्माण का ये मानना है कि जो कोरोना संकट है उसमें जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पे पूरा संसार जिस तरह से डिपेंडेंट था, निर्भर था, और किस तरह से लोगों ने तकलीफ़ झेली है, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि किस तरह से जो अल्टरनेटिव पैथीज़ हैं वो कैसे मदद कर सकती हैं। ख़ास तौर से जो हमारे देश का प्राचीन आयुर्वेद विज्ञान है वो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति किस तरह से काम कर सकती है। और ये भी देखने में आया कि बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद और जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाकर इस संकट से पार पाया है। तो उसके बारे में भी हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर से होम्योपैथी क्या है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, होम्योपैथी की दवाएं किस तरह से इसमें कारगर हो सकती है। तो इन सब विषयों को लेके एक
हम 5 दिन का एक सेमिनार आप लोगों के साथ कर रहे हैं, जिसमें डेली हम 3-4 टॉपिक आप लोगों के साथ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि हेल्थ अवेयरनेस कैसे हो सकती है और कोरोना के संकट में हम कैसे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इस पर मैं शुरुआत करूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका जो हेडिंग रखा है हमने, ऑक्सीजन का खनन, तो एक अपने आप में एक बहुत ही रिलेवेंट और एक बहुत ही मैं अगर यूँ कहूँ कि एक आवश्यक विषय है जिसमें हमें जानने की आवश्यकता है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ऑक्सीजन क्यों, कोरोना का जो संकट था इसने हमें बता दिया कि ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है। आप सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस किया होगा, समाचार पत्रों में जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी से कैसे हाहाकार मचा था। हॉस्पिटल में जो भर्ती मरीज़ थे उनको ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी और किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अब सेकंड लहर है जो इसकी, कोरोना की जो सेकंड वेव है वो लगभग एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इस सब बातों को देखते हुए गवर्नमेंट इस बात की कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन के ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएँ, ताकि जो सेकंड जो वेव आई थी उसमें जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो त्रासदी लोगों ने झेली थी वो ना हो। तो इसी विषय पे बात करते हुए हम देखेंगे कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कैसे ज़रूरी हैं। ये देखिए, ये स्लाइड के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन है वो लिमिटेड है। हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो केवल 21% है, ज़्यादा नहीं है। और जो ऑक्सीजन के जो प्लांट लगेंगे वो ऑक्सीजन के प्लांट कोई ऑक्सीजन को पैदा नहीं करेंगे, बल्कि वायुमंडल में से ऑक्सीजन को लेके और उसी को ही स्टोर करके और मरीजों तक पहुंचाएंगे या हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। तो एक तरह से ये होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन का खनन स्टार्ट होगा तो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन एक तरह से, अगर मैं यूँ कहूँ कि वायुमंडल से ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो एक तरह से जो ये प्लांट्स लगेंगे उससे फिर वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। ये देखिए, ऑक्सीजन का एक साइकिल है कि ऑक्सीजन कैसे वायुमंडल में आती है और इसका केवल एक ही सोर्स है और वो सोर्स है पेड़ पौधे। जबकि ऑक्सीजन को काम में लेने वाले बहुत सारे सोर्स हैं जो ऑक्सीजन को काम में लेते हैं। हम लोग हैं और जीव जंतु हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, गाड़ियां हैं, दुनिया भर के ऐसे सोर्स हैं जो ऑक्सीजन को एक तरह से काम में लेते हैं, लेकिन इसको वापस से भरने का काम केवल मात्र पेड़ करते हैं। ऑक्सीजन का एक और महत्वपूर्ण घटक वायुमंडल में है, उसका नाम है ओजोन। अगर मैं यूँ कहूँ कि आप में से जो साइंस के स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी हम इसको पढ़ते रहे हैं कि वायुमंडल में ओजोन है और ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ही एक रूप है। ऑक्सीजन O2 होती है और जो ओजोन है वो O3 है। और ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के एक पर्टिकुलर लेवल पे ओजोन लेयर बनाती है और उस ओजोन लेयर का काम ये है कि जो अंतरिक्ष से जो हानिकारक किरणें आती हैं उनको रोकने का काम ओजोन लर परत करती है। और ओजोन परत अगर मान लीजिए डिप्लीट हो जाए या उसमें छेद हो जाए तो अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आके काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वायरस है इसका कोरोना से क्या संबंध है वो मैं स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वायरस है वो वायरस म्यूटेट होते होते कोरोना का ये फेटल या बहुत घातक वायरस बन गया है। और इस वायरस को बनने में जो बहुत बड़ा कारण है वो कारण है प्रदूषण। प्रदूषण की वजह से जो ओजोन की लेयर है उसमें छेद हुआ है और उस छेद की वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ है वो पृथ्वी तक पहुंची है और उन अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ है उन रेज़ की वजह से जो ये वायरस है वो म्यूटेट हुआ और म्यूटेट होकर वो इस स्थिति में आ गया कि जिसने एक तरह से पूरे संसार में तहलका मचाया है। मानव सदियों से प्रकृति का बहुत ही अविवेकपूर्ण दोहन करता आ रहा है। आप देख रहे हैं जंगल के जंगल काट दिए, पूरे पूरे पहाड़ साफ़ कर दिए, नदियों को साफ़ कर दिया, या यूँ कह सकते हैं कि नदियों की क्या दुर्दशा है, आप सभी इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। और ये जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण की वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो प्रतिशत अलग अलग गैसेज का होना चाहिए वो आज नहीं है और इन सब की वजह से ये सारा संकट एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जटिल या कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। पोल्यूशन की वजह से जो बाकी जो हानिकारक गैसेज हैं वो वातावरण में बढ़ रही हैं और इनकी बढ़ने से जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे
चोट पहुंचती है और उनकी वजह से ये सारी सारी प्रॉब्लम पैदा होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में जो भी गैसेज हैं उनमें से ऑक्सीजन हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेते हैं और वो हमारे शरीर में जो हमारा, अगर यूँ कहूँ कि जो जीवन है उसके संचालन में काम आती है। और उसमें अगर इम्बैलेंस होता है तो इसका सीधा असर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर इसका असर पड़ता है और उसका असर पड़ने से जो हमारी जो जीवन शक्ति है वो कमज़ोर पड़ती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है जितना होना चाहिए वो बना रहे, ताकि सारी जो उससे जुड़ी क्रियाएं हैं वो एक तरह से ठीक से चलती रहें। पेड़ों से क्या लाभ हैं ये मैं समझता हूँ आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेड़ लगाने से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लगातार जाती रहेगी, एक तरह से उसका पुनर्भरण होगा, वायुमंडल में प्रदूषण कम होगा, पेड़ पौधे बरसात को लाते हैं, भू संरक्षण को रोकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है उससे हमारा बचाव करते हैं, ओजोन की जो लेयर है उसको बचाते हैं। देखिए मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं इस बात को कि ऑक्सीजन हमारे अंदर काम आती है। हमारी जो जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म है हमारा, उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह से ऑक्सीजन का जो दूसरा घटक है ओजोन, वो ओजोन एक तरह से वायुमंडल में अगर रहेगा तो अंतरिक्ष से आने वाली या बाहर से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें हैं उनसे हमें बचाती है। तो एक तरह से ऑक्सीजन न केवल हमें अंदर से बल्कि बाहर से भी बचाते हैं। तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा जो वातावरण है, हमारा वायुमंडल है, वो बिल्कुल बैलेंस रहे और जो इस तरह के संकट आ रहे हैं उनसे हम बहुत बेहतर तरीके से सामना कर सकें। तो मैं आज आप सभी से ऊषा और मानव निर्माण संस्थान की तरफ से एक अपील करना चाहूँगा कि आइए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और हम कोशिश करें कि हमारी जो भी याद है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, किसी मान लीजिए किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, या मान लीजिए कोई प्रिय ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई या कोई ऐसी कोई घटना विशेष है जिसको हम याद रखना चाहते हैं, तो हम किसी न किसी बहाने से हम चाहें कि हम पेड़ लगाएं और उस पेड़ के माध्यम से हम हमारी याद को ताज़ा रखें, याद रखें। और हम एक तरह से अगर मैं यूँ कहूँ कि हम एक संकल्प लें कि जैसी पृथ्वी हमें विरासत में मिली है उसे अधिक अच्छी बेहतर पृथ्वी हम हमारे बच्चों को दें, ताकि वो एक तरह से हमें धन्यवाद दें और ये कहें कि भी हमारी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें एक अच्छी थाती दी है, ताकि वो भी इसको आगे से आगे चला के रखें। अदरवाइज़ आगे आने वाले समय अगर मैं यूँ कहूँ कि मुश्किल रहेगा। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम ये जो संकट, जो कोरोना संकट आया है, अगर इसकी हम पॉजिटिव साइड लें तो पॉजिटिव साइड यही है कि इसने हमें ये बहुत अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने, हमारे वातावरण के प्रति जागरूक बने और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और ये जो श्रृंखला चल रही है हेल्थ अवेयरनेस की, इसमें हमें बहुत अच्छे आप लोगों की तरफ से सुझाव भी मिल रहे हैं और हम उनको इनकॉर्पोरेट भी कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस श्रृंखला को हम लगातार बनाए रखें। और आप लोगों के अगर अच्छे सुझाव हमें मिलेंगे तो हम निश्चित रूप से उनको शामिल करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन 3 इम्यून सिस्टम, स्पीकर डॉक्टर श्रद्धा। मेरा विषय है इम्यून सिस्टम। कोई भी रोग का प्रकोप जो है अपने समय से अधिक समय ले तो उसको महामारी कहते हैं। जैसे आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में कोविड-19 है। इम्यून सिस्टम, हमने इम्यून सिस्टम को अगर अपनी एक ह्यूमन लैंग्वेज में बोलें, एक साइंटिफिक वे में बोलें, तो इसको हम डिफेंस मैकेनिज़्म भी कहते हैं। अगर हम इसको हिंदी में जानना चाहें तो इसको प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। हमारी इम्यूनिटी का मैकेनिज़्म कैसे होता है, सबसे पहले हम ये जान लें कि इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी का क्या रोल है। मैकेनिज़्म इम्यूनिटी का क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कैसे कारगर है हम जानते हैं। अपनी जो इम्यूनिटी है वो एक तरीके का सिस्टम है जिसके अंदर में आपके सेल और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, वो नॉन स्टॉप वर्क करते रहते हैं। नॉन स्टॉप जो सेल्स वर्क करते हैं उनमें कुछ नेचुरल किलर्स आते हैं और मैक्रोफेजेस आते हैं। नेचुरल किलर्स जो होते हैं
वो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया हो, आपकी वायरस हो और फंगस हो, उसको वो कंटिन्यूशन में बॉडी से रिमूव करते रहते हैं। यही काम आपके मैक्रोफेजेस का भी होता है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ तक तो सिमिलर है, लेकिन उसके बाद में वो डिवाइडेशन करते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया था, कौन सा फंगस है, कौन सा वायरस है, उसको आगे ट्राइचुरेट करके वो स्पेसिफिक सेल इसमें भेजते हैं, जहाँ पे आपके टी सेल और बी सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। टी सेल ही एक्टिवेट करता है हमारे बी सेल को पता कराने के लिए कि ये कौन सी बैक्टीरिया है, ये कौन सा वायरस है जो हमारी बॉडी के इम्यून को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम जब जानते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक सेल का बी सेल वो हमें एंटीबॉडी उसके अपोज में डेवलप करके देता है, और जो बना हुआ होता है हमारे प्रोटीन से। हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक पहली जो होती है इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी जो होती है वो होती है एडेप्टिव। इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, और एडेप्टिव जिसको हम खुद क्रिएट करके उसकी बॉडी में जैसे अपन वैक्सीनेटेड करते हैं या कोई डिजीज़ है उसके लिए कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी डेवलप करवाते हैं जो उसके अंदर वो एंटर होता है। इम्यूनिटी कम होने के कारण सबसे बड़ा कारण आज की जनरेशन में देखा जाए तो तनाव है। तो हम देखते हैं कि उनका जो भी फिजिकल लेवल पे जो डिजीज़ थी, वो फिजिकल लेवल पे डिजीज़ एक्चुअली उनके फिजिकल नहीं थी, वो मेंटल स्ट्रेस के कारण से या मेंटल कोई उनके बहुत दिनों से उनका ग्रीफ उनके माइंड में चल रहा था, जिसके कारण से उनके फिजिकल पे वो रिजल्ट हमको देखने को मिले। कोई भी अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी कोई भी डिजीज़ बिना मेंटल स्ट्रेस के नहीं आती, चाहे आप उसमें कोई क्रॉनिक केस ले लो, चाहे आप एक्यूट ले लो। किसी भी केस में अगर कोई भी पेशेंट अगर बीमार है या कोई भी ह्यूमन बींग बीमार है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेस 100% आपको मिलेगा। उसका इम्यून ब्रेक वहीं से स्टार्टिंग होती है। आपका जो इम्यून सिस्टम ब्रेक होता है आज के ह्यूमन बींग्स का, वो 80% जो है आपके मेंटल स्ट्रेस के कारण से। और अपनी होम्योपैथी इतना अच्छा काम कर रही है इस समय, मतलब उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। हमारी मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो हमारी क्लिनिक पे आते हैं, मेंटल डिप्रेशन है, एंजाइटी न्यूरोसिस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, इवन कैंसर के पेशेंट हैं। हम उनको भी अगर उनके केस को कोरिलेट करते हैं अपनी होम्योपैथी मेंटल स्टेटस के कंपैरिजन में, तो हमें दिखता है कि उनको कोई भी डिजीज़ फिजिकल लेवल पे तभी आई जब उनको वो स्ट्रेस उनके मेंटल लेवल पे था। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि कभी भी आपको मानसिक तनाव या मानसिक कोई भी परेशानी हो तो आप होम्योपैथी से ज़रूर जुड़ें, उनकी मेडिसिन से, उनके डॉक्टर से आप कंसर्न करें कि क्या हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इसका निवारण हमें होम्योपैथी से ज़रूर मिल सकता है। आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती, अगर आप प्रॉपर व्यायाम नहीं करोगे तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो वैसे भी डिस्टर्ब ही रहेगा, क्योंकि आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो मैनेज ही आपके एक्सरसाइज के थ्रू होता है। जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं वो प्रॉपरली कंटिन्यूशन में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका रिलीजिंग न्यूट्रोफिल सेल्स जो होता है वो रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। बहुत लोग कॉफ़ी ड्रिंकर्स होते हैं, टी ड्रिंकर्स होते हैं, टबैको लेते हैं, उनको मैं सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप कॉफ़ी लेते हो या टी लेते हो उसकी जगह पे आप प्रेफर करो कि ग्रीन टी लो, क्योंकि ग्रीन टी में जो है वो ऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है। आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को मेटाबोलाइज करने में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही कारगर होते हैं। जंक फूड, आजकल के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम मिलती है, छोटी छोटी उम्र में ही बच्चे जो हैं बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इम्यून सिस्टम उनका, क्योंकि वो जंक फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है कंपैरिजन टू ग्रीन लीव्स, वो नहीं प्रेफर करते। इम्यूनिटी कम होने के कारण उसका सबसे पहला कारण जो है वो तनाव है, मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। अगर हम इसको कंसिडर करें अपनी होम्योपैथी के साथ में, तो जैसे हम हमारे पेशेंट आते हैं, हम उनकी केस टेकिंग करते हैं, उनका मेंटल स्ट्रक्चर या मेंटल स्टेटस हमें मालूम पड़ता है। कल भी बने रहिए हमारे साथ।